Welcome to Forward Public School e-learning class 10th. Subject Pakistan Studies, chapter number 1, History of Pakistan, and part 8. I'm your teacher Anam Khan. Now students, open up page number 17. The impact of Afghan refugees on Pakistani society. पाकिस्तानी माशरे पर अफ़गान पनाह गुज़ीन के असरात, यानी कि हमारी सोसाइटी पे ये जो हमारे पास अफ़गान रेफ्यूजीज़ आए इनके क्या असरात हुए. The war in Afghanistan had displaced millions of Afghans. जो अफ़गानिस्तान की जो जंग थी उसने मिलियंस ऑफ अफ़गान्स जो थे, लाखों की तादाद में अफ़गानी जो थे उनको बेघर कर दिया था, डिस्प्लेस्ड बेघर कर दिया था. At its peak, some 3.5 million of these has found refugee in Pakistan. At its peak यानी कि इसकी सबसे जो पीक पॉइंट था, सबसे बुलंद जो शरह थी वो क्या थी? Some 3.5 million of these had found refugee in Pakistan, कि इनमें से जो 3.5 मिलियन जो लोग थे उन्होंने पाकिस्तान में पनाह हासिल की, यानी कि उनको पाकिस्तान में पनाह मिली. द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विद ह्यूज फॉरेन असिस्टेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मेड एवरी एफर्ट टू सपोर्ट दीज रिफ्यूजीज़. यानी कि पाकिस्तान ने क्या किया कि ह्यूज फॉरेन असिस्टेंस मतलब बहुत बड़ी बैरूनी मदद की के ज़रिए और सपोर्ट के ज़रिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गैर सरकारी तंजीमें, यानी कि जैसे ये जो NGOs होती हैं इनकी मदद से उन्होंने इन रेफ्यूजीज़ को की बहुत ज़्यादा इनकी सपोर्ट की, इनको सहारा दिया. द ओरिजिन ऑफ NGOs इन पाकिस्तान डेट्स बैक टू दीज ईयर्स, यानी कि जो NGOs की इब्तिदा थी पाकिस्तान में, जो इब्तिदा थी, ओरिजिन मतलब इब्तिदा, डेट्स बैक टू दीज ईयर्स, इन सालों में इनकी मतलब इब्तिदा, इन साल की इन तारीख़ों में इसकी NGOs की इब्तिदा पाकिस्तान में हुई. दीज NGOs प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू मैनी पाकिस्तानीज़. इन NGOs ने बहुत से पाकिस्तानियों को रोज़गार के मौके फराहम किए. एट द सेम टाइम देयर वर मेनी नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ दीज रेफ्यूजीज़. इसके साथ साथ जैसे कि पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया, बहुत सी बैरूनी मदद की वजह से, कुछ NGOs की वजह से पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, इसके साथ साथ इनके कोई मनफी असरात भी थे जो पाकिस्तान की मईशत और माशरे पर असरानंदाज हुए. द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा suffered most as an overwhelming majority of the refugees had settled here and with whom the locals had to compete in all businesses. क्या हुआ कि जो खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस है, आपको पता है कि जैसे अब मेनली पेशावर जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अक्सरियत, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, बहुत बड़ी अक्सरियत, ज़बरदस्त अक्सरियत के जो पनाह गुज़ीन हैं वो यहाँ पे आकर सेटल्ड हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे आकर सेटल्ड हुए और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके साथ कारोबार में उनका बाकायदा एक तरह से वो मुकाबिल रहे, मतलब उनका उनके साथ मुकाबला चलता रहा. ठीक है, बिकॉज हेयर एंड विद whom the locals had, अच्छा, because of the uncertainty that prevails in Afghanistan, a large number of these refugees still live in Pakistan and particularly in Khyber Pakhtunkhwa. Because of the uncertainty, अच्छा, उन तमाम गैर यकीनी सूरत हाल की जो अफ़गानिस्तान में पैदा हुई, लार्ज नंबर ऑफ़ रेफ्यूजीज़ जो हैं वो अभी तक पाकिस्तान में रह रहे हैं, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में. आप देखें ना, अभी भी पेशावर में कितने कबायली हैं जो रहते हैं. तो इसका एक तरह से मतलब अगर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि NGOs पाकिस्तान में आई टू मतलब टू असिस्ट अफगान रेफ्यूजीज़, एट द सेम टाइम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी काफ़ी पड़े पाकिस्तान के ऊपर, अब स्पेशली पेशावर के ऊपर, या जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा का जो प्रोविंस है उसके ऊपर, कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है वो, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है. दूसरा ये कि वो लोकल लोगों के साथ बिल्कुल उनका एक कंपटीशन आ गया है बिजनेसेस में. तो these are the impacts of Afghan refugees on Pakistani society. As the regime of Zia Khan has come to an end, then the government of Muhammad Khan Janejo has started.
As the 1985 elections to the national and provincial assemblies were held on non-party basis, the election of a prime minister was a complicated issue. इसमें क्या है कि अब 1985 का इलेक्शन जो है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के जो इलेक्शन हुए वो गैर जमाती थे, नॉन पार्टी बेसिस थे, इलेक्शंस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। तो उसके लिए फिर प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो था वो एक बहुत ज़्यादा पेचीदा मसला था, ठीक है। मतलब नॉन पार्टी बेस था वो इलेक्शन, उसमें पार्टी बेसिस इलेक्शन नहीं था, मतलब पार्टीज हिस्सा नहीं रहे थे, इंडिविजुअली उसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा था। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव था वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू था। ऑन मार्च 20, 1985 ज़ियाउल हक प्रपोज मोहम्मद खान जुनेजो एज द प्राइम मिनिस्टर। मार्च 20, 1985 में ज़ियाउल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो को वज़ीर आज़म की पेशकश की। जुनेजो वाज दैन अ मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली फ्रॉम सिंध। उस वक्त जुनेजो जो था वो नेशनल असम्बली का मेंबर था सिंध प्रोविंस से, ठीक है। ज़िया कंसल्टेड MNAs फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस एंड आस्क्ड फॉर देयर व्यूज रिगार्डिंग द नॉमिनेशन ऑफ जुनेजो फॉर द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कंसल्ट, मशवरा करना। ज़िया ने तमाम सूबों के MNAs को इकट्ठा करके उनसे मशवरा किया कि जुनेजो को प्राइम मिनिस्टर यानी कि वज़ीर आज़म बनाने से मुतालिक उन्होंने तमाम सूबों के MNAs को इकट्ठा करके उनसे मशवरा किया। There was no disagreement and on March 23, 1985 जुनेजो took oath as Prime Minister of Pakistan। उसमें कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं आया, मतलब वो सबको कबूल था। तो मार्च 23, 1985 में जुनेजो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ लिया। नाउ रेस्टोरेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी कि सियासी जमातों की बहाली। पर्सनली ज़िया वाज अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब ज़ाती तौर पर ज़िया जो थे वो सियासी पार्टियों की मौजूदगी के हक़ में नहीं थे, उसके ख़िलाफ़ थे। बट ही रियलाइज दैट अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुड नॉट वर्क विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। लेकिन उसको ये एहसास हुआ कि जो पार्लिमानी हुकूमत है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के पास इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मौजूदगी के बिना काम नहीं कर सकते, ठीक है। दस इन द फेडरल एज वेल एज प्रोविंशियल असम्बलीज़, इसी तरह वफाक और उसके साथ साथ जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट फाउंड देयर ओन ग्रुप्स, जो उनके हुकूमत के जो सरबराह हैं वो अपने अलग ग्रुप बनाएंगे। जुनेजो फॉर्म्ड हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी, जुनेजो ने भी अपनी एक सियासी जमात बनाई, कंसिस्टिंग 190 ऑफ द टोटल ऑफ 237 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली। जुनेजो ने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी उसमें जो टोटल नेशनल असम्बली के मेंबर्स थे वो 237 थे और जुनेजो की पार्टी के जो मेंबर्स थे वो 190 थे, यानी कि 237 में से 190 मेंबर्स जो थे वो जुनेजो की पार्टी के थे। द रेस्ट ऑल्सो फॉर्म देयर ओन इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, जो बाकी थे उन्होंने भी अपने आज़ाद ग्रुप्स बना लिए। द बिल फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल असम्बली इन नवंबर 1983। जो सियासी जमातों की बहाली का जो बिल था वो नेशनल असम्बली में नवंबर 1983 में मुतारिफ हुआ, मतलब उसमें इंट्रोड्यूस्ड हुआ। डिस्पाइट द अपोजिशन ऑफ सम इंडिपेंडेंट्स, जो कुछ आज़ाद लोग थे जो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें या किसी भी पार्टी का हिस्सा बने, उन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की। उनकी मुखालफत के बावजूद बिल वाज पास्ड, जो बिल था वो पास हो गया। इट वाज आल्सो पास्ड बाय सेनेट एंड इन्फोर्स्ड आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक। सेनेट से भी ये पास हो गया और फिर जो सदर था ज़ियाउल हक उस वक्त, उसके पास करने के बाद, उसके मंजूर करने के बाद इसको नाफिज कर दिया गया। यानी कि इसका नफाज कैसे हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो रिकग्नाइज्ड हो गई, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वो फिर से बन गई। The next is end of martial law. On June 1, 1985, the Provincial Assembly of the then Northwest Frontier Province, present-day Khyber Pakhtunkhwa, unanimously passed a resolution calling for the end of the martial law. End of the martial law यानी कि मार्शल लॉ का खात्मा। जून 1, 1985 में जो सूबाई असम्बली है
ऑफ देन द नॉर्थ वेस्ट, जो कि उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थी और आज वो खैबर पख्तूनख्वा है, यूनानिमसली उसने मुतफ़िका तौर पर एक करारदाद मंजूर की, कॉलिंग फॉर द एंड ऑफ मार्शल लॉ, जो कि मार्शल लॉ के ख़ात्मे के लिए बुलाई गई। ऑन द सेम डे, उसी दिन, द प्रोविंशियल असम्बली ऑफ पंजाब, जो पंजाब की प्रोविंशियल असम्बली थी, एंड बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान की ऑल्सो मेड द सेम डिमांड, उसने भी यही मुतालबा किया। यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा था उसने एक रेजोल्यूशन पास कराई, यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास हुई जिसमें ये था कि मार्शल लॉ को ख़त्म किया जाए, ठीक है। फिर जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स थे उन्होंने भी सेम डिमांड की, पंजाब और बलूचिस्तान की जो नेशनल असम्बलीज थी। उसके बाद जून 10, 1985 में नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स थे, जो अरकान थे, उन्होंने ये डिमांड किया कि जो मार्शल लॉ उठाने से पहले आपने इस्लामिक सिस्टम का ऐलान करना है। मतलब आप मार्शल लॉ को तो ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन मार्शल लॉ के ख़ात्मे से पहले आप ये अनाउंस करेंगे कि इस्लामिक सिस्टम जो है वो इन्फोर्स्ड होगा हमारी कंट्री में, हमारे मुल्क में। जुनेजो आल्सो डिमांडेड द टर्मिनेशन ऑफ द मार्शल लॉ विच क्रिएटेड रिफ्ट्स बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। जो जुनेजो था उसने भी मार्शल लॉ के ख़ात्मे का मुतालबा किया। टर्मिनेशन मतलब ख़ात्मा, कि मार्शल लॉ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान एक दरार आ गई, एक रिफ्ट आ गई, एक मतलब डिस्टेंसेस क्रिएट हो गए। ज़िया एग्रीड टू एंड मार्शल लॉ ऑन द कंडीशन दैट द नेशनल असम्बली शुड पास द 8th अमेंडमेंट। ज़िया मार्शल लॉ के ख़ात्मे के लिए एक शर्त पर राज़ी हुआ, और वो ये था कि जो असम्बली है, नेशनल असम्बली है, वो 8वीं तरमीम को पास करेगी। 8th अमेंडमेंट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन एक दफ़ा बन चुका है 1973 में, और आपकी मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन जो इस वक्त मुल्क में है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। फिर अगर उसमें कोई चेंजिंग आती है, किसी भी आर्टिकल में कोई चेंज करना चाहता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अमेंडमेंट। तो वो ये कह रहा था कि 8th अमेंडमेंट जब तक नेशनल असम्बली पास नहीं करेगी तब तक मार्शल लॉ को हम एंड नहीं करेंगे, इस कंडीशन पे वो राज़ी हुआ था। नाउ 8th अमेंडमेंट, इसका मतलब इट मीन्स दैट इससे पहले 7 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी थी, एंड ज़िया वाज अबाउट टू implement or about to apply the 8th amendment. Consequently, as a result, natijatan, on January 1, 1986, martial law was brought to an end. कि जनवरी 1, 1986 में मार्शल लॉ का ख़ात्मा हुआ। नेक्स्ट इज़ 5 पॉइंट्स प्रोग्राम, यानी कि 5 नुकाती प्रोग्राम जो जुनेजो ने डिक्लेयर किया था। ऑन December 31, 1985, जुनेजो डिक्लेयर्ड हिज 5 पॉइंट्स एजेंडा और प्रोग्राम। December 31, 1985 में जुनेजो ने 5 पॉइंट्स का, यानी कि 5 नुकात पर मुश्तमिल एक एजेंडा या प्रोग्राम का ऐलान किया। दिस प्रोग्राम स्पेंड ओवर 4 years, ये प्रोग्राम 4 साल तक जारी रहा। फॉलोइंग वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेबल इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि जो भी एक डेमोक्रेटिक इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया जाएगा वो किस चीज़ पे मबनी होगा, किस चीज़ पे बेस करेगा, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पर, यानी कि नज़रिया पाकिस्तान पर बेस्ड एक मजबूत मुस्तहकम इस्लामी जमहूरी निज़ाम का क़याम किया जाएगा। नंबर 2 इज़ द establishment of a just economic system for ensuring the social well-being of the people and the eradication of unemployment। एक ऐसे मौशी निज़ाम का क़याम होगा, एक ऐसे मौशी निज़ाम का क़याम होगा कि जिसमें जो मौशी बहबूद है, सोशल वेल-बीइंग है, उसको यकीनी बनाया जाएगा। लोगों की जो मौशी बहबूद है उसको यकीनी बनाया जाएगा और बेरोज़गारी का ख़ात्मा किया जाएगा। एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी है उसका ख़ात्मा किया जाएगा। 3rd पॉइंट इज़ द एरेडिकेशन ऑफ illiteracy from the country for preparing the nation for the challenges of the modern age of science and technology। क्या होगा? illiteracy जो है उसका ख़ात्मा किया जाएगा।
इलिटरेसी यानी नाख्वानदगी का ख़ात्मा किया जाएगा और कौम को जो चैलेंजेस हैं मॉडर्न एज साइंस और टेक्नोलॉजी के जो जदीद दौर के जितने भी चैलेंजेस हैं कौम को उसके लिए तैयार किया जाएगा। ये एक ही सूरत में होता है कि जब आप अपना लिटरेसी रेट आपका इंक्रीज होगा। नंबर 4 इज द इरेडिकेशन ऑफ करप्शन एंड इनजस्टिस एंड द प्रोविजन ऑफ जस्टिस एंड सोशल सिक्योरिटी टू द मैसेस। क्या होगा? करप्शन, बदउनवानी, इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी के बदउनवानी और नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा किया जाएगा और आवाम को मुआशी सलामती और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ठीक है। नंबर 5 इज़ the surety of national security and sovereignty through strong defense and a balanced non-aligned foreign policy। ठीक है। यानी कि कौमी सलामती की ज़मानत दी जाएगी और जो हाकमियत होगी वो एक मज़बूत दिफा के ज़रिए से होगी। मतलब एक मज़बूत दिफाई निज़ाम के ज़रिए हम हाकिम बनेंगे, हाकमियत करेंगे और एक बैलेंस्ड मुतवाज़न नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी। अब नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे प्रैक्टिसेस जिसमें आप बाकी आपके साथ जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं फॉरेन उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको आप म्यूचुअल बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। मतलब आपके साथ अगर इस्लामिक कंट्रीज़, इस्लामिक वर्ल्ड के कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं तो आप सब के साथ कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं, कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस करें कि आपके साथ जो बाकी फॉरेन कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं उन सब को आप एक जैसे बेनिफिट्स दें। म्यूचुअल बेनिफिट्स मतलब आप उसको बेनिफिट दें, वो आपको बेनिफिट दें। म्यूचुअल बेनिफिट्स की फराहमी में नॉन अलाइन मतलब ऐसा हो कि जिसमें एक ताउन हो, एक कॉरपोरेशन हो, एक कॉपरेशन हो। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर गेव ओनरशिप ऑफ लैंड टू स्लम ड्वेलर्स। प्राइम मिनिस्टर ने जो ज़मीन है या उसकी मिल्कियत किसको दे दी? स्लम ड्वेलर्स को। स्लम ड्वेलर्स कहते हैं जो कच्ची आबादी के रहने वाले लोग होते हैं, उनको ज़मीन की मिल्कियत दे दी। स्टेप्स वर टेकन फॉर अंडर सी ऑयल एक्सप्लोरेशन अराउंड कराची बाय द ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, जो ज़ेर समंदर तेल की तलाश है कराची के इर्द गिर्द, उसकी तलाश के लिए कुछ इकदाम किए गए और वो इकदाम किसने किया है कि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको कुछ इकदाम किए गए कि वो कराची के सराउंडिंग्स में जो ज़ेर ज़मीन, ज़ेर समंदर जो जितने भी ऑयल के रिजर्वायर्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। आफ्टर द पैसेज ऑफ द 8th अमेंडमेंट, 8वीं तरमीम के मंजूरी के बाद, द प्रेसिडेंट हैड पावर टू नॉमिनेट द प्राइम मिनिस्टर टिल 1990। अच्छा, 8th अमेंडमेंट जब पास हुई, 8th अमेंडमेंट ये था कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करे, नामजद करे। तो उसके अंडर जब वो 8th अमेंडमेंट पास होगी तो उसके बाद क्या था कि एक सदर के पास ये इख्तियार था, बिकॉज ज़िया वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम ना। तो उसने ये कहा, उसने 8th अमेंडमेंट की ही इसी मकसद के लिए थी कि प्रेसिडेंट के पास ये राइट होना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करे। ठीक है। तो उसके लिए टिल 1990 तक उसके पास पावर थी कि वो प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करे। ही हैड गॉट appointed a prime minister from Sindh keeping in view to restore the political stability there। उसने सिंध से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम को बहाल किया जा सके, रिस्टोर किया जा सके। वहाँ पे जो सियासी इस्तेहकाम अनस्टेबल था उसको स्टेबलाइज किया जा सके। General Zia-ul-Haq did not expect that Junejo would oppose his martial law the way he did। अच्छा, जनरल ज़िया-उल-हक ये उसको ये तवक्को नहीं थी कि जो जुनेजो था वो उसके मार्शल लॉ को अपोज करेगा, यानी कि वो उसके अगेंस्ट जाएगा। he did not expect the Junejo to go against him or go against his martial law। जिस तरह से the way he did, जैसे वो गया, मतलब वो मुकम्मल, उसने कहा कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मार्शल लॉ ख़त्म हो जाएगा और उस मार्शल लॉ के ख़ात्मे पे 18th अमेंडमेंट की कंडीशन पे भी वो एग्री हो गया, बट ही वाज अगेंस्ट द मार्शल लॉ। Zia-ul-Haq had inducted certain ministers on important portfolios, but
जुनेजो रीशफल द कैबिनेट। ज़ियाउल हक ने इंडक्टेड शामिल किए कुछ वज़रा को उसने जिनके इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ थे। अब पोर्टफोलियोज़ क्या होता है कि कोई ऐसे पिक्चर्स या कोई ऐसी फ़ोटोग्राफ्स जो कि उनके काम और उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, उनकी एक फ़ाइल होती है बाकायदा, उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ जिसकी थी उसके रिगार्डिंग उसने कुछ लोगों को, कुछ वज़रा को शामिल किया, लेकिन जो जुनेजो था उसने कैबिनेट में दोबारा से रद्द-ओ-बदल कर दिया। These steps created rift between the president and the prime minister। अब अगेन जो जुनेजो ने ये स्टेप उठाया कि ज़िया ने एक दफ़ा मिनिस्टर्स को आगे पीछे किया, उनकी पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग उसने एक कैबिनेट के मेंबर्स बनाए। तो जब जुनेजो आया उसने उसको रीशफल कर दिया। इससे फिर उनके दरमियान में एक दरार पैदा हो गई, ज़ाहिर है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में। एज द अफगान जिहाद वॉज गेनिंग ग्राउंड, जैसे कि वो दिन ब दिन मज़ीद बढ़ती जा रही थी, सिचुएशन ख़राब होती जा रही थी और अफ़गान जिहाद जो है वो मज़ीद फ्लरिश करता जा रहा था, उसको तरक्की मिल रही थी। द सोवियत यूनियन हैड नो वायबल ऑप्शन बट टू क्विट अफ़गानिस्तान। तो उसके बाद जो सोवियत यूनियन था उसके पास और कोई वायबल काबिल अमल ऑप्शन नहीं था, लेकिन सिर्फ एक था कि वो अफ़गानिस्तान को छोड़ दे, अफ़गानिस्तान से निकल आए। ज़िया वांटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मुजाहिदीन रन इंटरिम गवर्नमेंट इन अफ़गानिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द वॉर। तो जंग के ख़त्मे से पहले ज़िया चाहता था कि अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन रन, यानी कि ऐसी अबूरी इंटरिम गवर्नमेंट, ऐसी अबूरी हुकूमत कायम की जाए जिसको मुजाहिदीन रन करें, ठीक है, मुजाहिदीन की अबूरी हुकूमत कायम हो। बट इन नवंबर 1987 जुनेजो टुक द फॉरेन मिनिस्ट्री फ्रॉम साहिबजादा याकूब खान हु हैड ग्रेट एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द अफगानिस्तान इशू। लेकिन नवंबर 1987 में जुनेजो ने जो साहबजादा याकूब खान हमारे फॉरेन मिनिस्टर से, उनको मिनिस्ट्री से हटा दिया, उनसे फॉरेन मिनिस्ट्री ले ली। उनका अफ़गानिस्तान इशू को डील करने के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस था, मतलब ही वॉज एन एक्सपीरियंस इन दैट इशू, इन डीलिंग दैट इशू। तो उसने उससे फॉरेन मिनिस्ट्री ले ली थी। एंड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान एंड द जेनेवा टॉक्स वर हेल्ड इन विच all the major political parties including the Pakistan People's Parties participated। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान पर और जेनेवा टॉक्स में एक तमाम जो पार्टीज़ थी, ऑल पार्टीज़, तमाम सियासी जमातों की एक कॉन्फ्रेंस हुई। उन कॉन्फ्रेंस में तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। On April 10, 1988, fire broke out in the arms depot of Ojri camp in Rawalpindi। रावलपिंडी में ओजरी कैंप में जो था वो आर्म्स डिपो था, यानी कि वो असलहा उसमें था, असलहा का एक डिपो था जिसमें आग लगी। हंड्रेड्स लॉस्ट देयर लाइफ, सैकड़ों लोग जो थे वो उनकी मतलब वो जाँ बहक हो गए, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। एज वेल एज देयर वर इमेंस लॉसेस टू प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी या पब्लिक प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी या किसी की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, उसको बहुत शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा। द इशू ऑफ इंक्वायरी इनटू दिस इंसिडेंट वाइडन द रिफ्ट बिटवीन जनरल ज़िया एंड द प्राइम मिनिस्टर जुनेजो गवर्नमेंट। अच्छा, इस इशू की जो इंक्वायरी थी उसने, इस हादसे की जो मतलब इंक्वायरी कराई गई, इसने जनरल ज़ियाउल हक और प्राइम मिनिस्टर जुनेजो की जो गवर्नमेंट थी उसके बीच में जो दरारें थी उनको मज़ीद वसी कर दिया। यानी कि दे डोंट वांट कि इस तरह की कोई इंक्वायरी हो या कुछ इस तरह का इशू होगा जिसकी वजह से उनके दरमियान में प्राइम मिनिस्टर जुनेजो और जो जनरल ज़ियाउल हक है उनके दरमियान में मज़ीद डिस्टेंसेस, जो फासले थे वो मज़ीद बढ़ गए। So that is enough for today's lecture. Now dear students, our further topic will be discussed in our next lecture. Thank you so much. Stay home, stay safe.